हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। लेवल 2 का हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड दिस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेवल 2 है ये। लेवल 2 मतलब किन के लिए होता है? जो 2 ईयर बीएड का एग्ज़ाम देते हैं या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए लेवल 2 होता है, ठीक है, या ग्रुप बी भी इसको बोलते हैं। सेट सी है मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है सबका, तो सब लोग इसको देखना, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके सारा क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, प्रभावी शिक्षण करना है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। एज ए टीचर अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे हो तब आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आप सिर्फ समझने से नहीं होगा, आप बच्चों को एक्सप्रेशन भी प्रॉपरली करना चाहिए। प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाओगे, अभिव्यक्त कर पाओगे जो बोलना चाहते हो, जो पढ़ाना चाहते हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओगे या अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी आप एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हो। तीसरा चीज़, देखो, हमको हायर क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं होता। एक पीआरटी टीचर भी बहुत इफेक्टिवली पढ़ा सकता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो हायर क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। लेंथ ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है या नहीं? देखो, लेंथ ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई 30 साल का एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, या कोई 5 और मान के चलो मैं 5 साल का एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे सामने कोई और टीचर है मान के चलो 30 साल का एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन या कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्रेशन पावर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, या थोड़ा वो रिजिड है या इस तरह का है, और मैं 5 साल का हूँ, मेरा एक्सप्रेशन पावर, मेरा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ये अगर अच्छा है तो मैं अच्छा टीचर बन जाऊँगा और वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। मान के चलो मुझे इस जगह पे लेते हो, किसी और को लेते हो तो भी कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिंपली ये है, आप कितना साल तक जॉब करते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कम टाइम में भी एक इफेक्टिव टीचर बन सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाते हो, मेहनत करते हो, आपका कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, एक्सप्रेशन पावर अच्छा है। तो इसीलिए ये दोनों तो नहीं होगा। तो ए एंड बी तो डेफिनेटली करेक्ट है। जहाँ पे ए एंड बी नहीं है उसको आप डिलीट कर दो, तो 2 ऑप्शन बचा है जिसमें ए एंड बी है। सी तो हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया, तो एलिमिनेशन मेथड से आपका 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी भी, मतलब तार्किक क्षमता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए। तो इसलिए ए, बी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, कैन स्टैंडर्ड वेरिएशन वैल्यू बी ग्रेटर देन मीन वेरिएशन वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन किस लेवल का आता है? देखो, पहला चीज़ है कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंसेप्ट का। स्टैंडर्ड वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है। इसमें आपको लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या इवाल्युएशन या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये आंसर देना है कि कैन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू ग्रेटर देन मीन वैल्यू। तो आपको बस क्या है, इसके ऊपर नॉलेज चाहिए, ठीक है, एंड इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये दोनों में से आपका आंसर होगा। इवैल्यूएशन आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई फाइंडिंग आउट नहीं करना है या कोई एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे नहीं करना है। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, विच वाइल मीन रिप्रेजेंट्स क्या करता है, एवरेज वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, एक स्प्रेड या वेरिएबिलिटी ऑफ सेट ऑफ वैल्यू होता है। मीन क्या होता है, एक एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा सेट होता है। आप अगर इसको समझते हो, ठीक है, तब आप कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए, आपको चाहिए नॉलेज। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, तभी आप इसका प्रॉपर आंसर कर सकते हो। ओके, सो इन जनरल आपको यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो नॉलेज लेवल हो जाएगा। तो क्लियर है बात आपको? आपका जो आंसर होगा यहाँ पे नॉलेज लेवल होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का भी क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन आपको करना नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन करना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी मतलब कुछ हद तक सही है। तो मोर अप्रोप्रिएट अगर आप बोले तो नॉलेज लेवल है। नॉलेज है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ लाइक बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। नॉलेज है तो इसके ऊपर आप लाइक फर्दर प्रोसेस आप सोच सकते हो उसके रिलेटेड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नॉलेज लेवल है, लेकिन कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं आर वाला क्या चूज करते हैं इसका आंसर, मतलब क्या देते हैं ऑफिशियल आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द सीबीसीएस एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ सीबीसीएस क्या होता है? एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ सीबीसीएस होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या होता है तुम्हारा? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन बोल रहा है टीचिंग मस्ट बी थॉट एज ए प्रोसेस ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। देखो खाली इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। मेंटेनिंग डिसिप्लिन भी खाली नहीं है। एसेसिंग द रिएक्शन टूवर्ड्स टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है। मेन तुम्हारा क्या, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें सब कुछ आ जाता है। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। मतलब हमको बोलते हैं ना फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। मैं बहुत बार अपने ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने बुक्स एंड अपने मटेरियल या टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत बार मैंने आपको ये चीज़ बताया है। टीचर को क्या बोलते हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बोलते हैं। तो टीचर स्टूडेंट्स के सारे एक्टिविटी को गाइड करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये ऑप्शन करेक्ट है। ये बाकी सारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ऑप्शन ए, मतलब 1, 3, 4 सब इसके अंदर ही आता है। मैंने आपको बताया था जब कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें बाकी सारा ऑप्शन आ जाता है तो आपको वो वाला ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन 2 यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है। नेक्स्ट, CIET स्टैंड फॉर व्हाट? CIET स्टैंड फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, CIET का फुल फॉर्म है। देखो ऑप एंड फॉर्म में थोड़ा आप लोग देख लेना, CIET का एग्जैक्ट फॉर्म फिलअप, मतलब सर इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म क्या है देख लेना। यहाँ पे ऑफ है, सॉरी ऑफ, नॉट फॉर, ठीक है, ऑफ है, ऑफ, ठीक है, ये तुम्हारा गलत है। आंसर 1 इज करेक्ट। CIET का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा ऑफ है। पिछले लेवल 1 के भी एक मतलब डिस्कशन में भी एक क्वेश्चन में ऑफ या फॉर में मैं डाउट हो गया था। मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लास्ट में एडिट करके बोल दिया था कि ये इसका आंसर एक्चुअली ऑफ होना चाहिए। तो लेवल 1 वाले भी देख लेना डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर है ऑफ, क्योंकि ये तुम्हारा इसका जो ये NCERT का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये CIET जो है ना एक NCERT, जैसे RI NCERT का पार्ट है ना, इस तरह से CIET भी NCERT का पार्ट है। एंड इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ciet.nic.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हो। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा अच्छे से देखना, ऑप एंड फॉर में डाउट्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इच आर अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या चीज़ जो है अप्रोप्रिएट है। तो देखो ऑनलाइन टीचिंग अगर आप कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोला, टीचर डज नॉट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने से भी क्या मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो क्या आपके नॉलेज कंस्ट्रक्शन में हेल्प नहीं करता क्या? डेफिनेटली करता हूँ। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देयर इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। बिल्कुल ये है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं आप घर में होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं पढ़ाते टाइम आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली वो मुझे पूरा अच्छी तरह से पता नहीं चलता। तो इसीलिए जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा वो अच्छा परफॉर्म करता है ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है, अच्छा रिजल्ट करता है, जो हमने देखा है, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप देख सकोगे जो टीचर कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ऑनलाइन में क्या, टेस्ट्स के थ्रू देख सकेंगे। तो इसीलिए टीचर ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ में, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के पास ही रहता है, ताकि वो अच्छे से सुने, अच्छे से देखें, अच्छे से ये करें। देखो बच्चों के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इस केस में होता है कि वो एक्टिवली एंगेज होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। क्लास में पता चल जाता है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में पता नहीं चलता, इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल। देखो ऐसा नहीं कि आपको वर्बल ही इंस्ट्रक्शन मिले, ठीक है, आपको लाइक कोई भी रिटर्न मटेरियल भी मिल सकता है, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया गया, कोई साइमुलेशन तुमको दे दिया गया, तो ऑलवेज वर्बल नहीं है, आपको टेक्सचुअल मटेरियल भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बोला देयर आर मोर चांस ऑफ सेल्फ लर्निंग। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ज़्यादातर जो है, क्योंकि आप खुद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो तो सेल्फ लर्निंग ज़्यादा कर सकते हो। क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो देख के उसके अकॉर्डिंग आप खुद और ज़्यादा रिसर्च करके पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बी और डी जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें से कौन सा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है? देखो ये भी हमारा डायरेक्ट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया था, ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़े थे। CIA के मतलब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI के बारे में भी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताया था, बुक के अंदर भी है, ठीक है। इसमें से इंडिविजुअलिस्ट कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ इसमें
प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो हम पढ़ चुके थे, ये भी इंडिविजुअलिस्ट इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी, पर्सनलाइज का मतलब ही इंडिविजुअल होता है, ठीक है। ये तीनों ABC ये तीनों तुम्हारा इंडिविजुअल है। ग्रुप इंस्ट्रक्शन नाम से ही पता चलता है कि वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर ये सब चीज़ें, जो स्टडी मटेरियल नहीं लिए हैं, नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखना, आपको हमारा स्टडी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा। अमेजोन का लिंक है, डायरेक्टली आप अमेजोन से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट बुक इन इंडिया फॉर RIC एग्जाम। इतना मैं आपको मतलब श्योरिटी एंड गारंटी के साथ बता सकता हूँ। आर स्टडी मटेरियल फॉर RIC इज़ द बेस्ट फॉर ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, RIC के लिए। नेक्स्ट देखो, एंड ये कहाँ वेरीफाई कर सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है? आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो, t.me/RIE_CEE, इसमें आप जा सकते हो। DCS लर्निंग RIC करके सर्च करोगे तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, या फिर हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं बच्चों का स्क्रीनशॉट डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? देखो, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आपको खाली डिसिप्लिन होने से, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होने से नहीं होगा। आप बच्चे अगर क्लास में साइलेंट बैठे हैं तो भी इफेक्टिव क्लासरूम वो नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होने से ही तुम्हारा इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट हो पाता है या इफेक्टिव होता है क्लास। तो लाउड नॉइज से भी नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन द मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल से, डायरेक्ट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन दिया है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर क्लासरूम स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज। स्टडी मटेरियल के अंदर भी है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी है, क्लास में भी मैंने ये 100 से ज़्यादा बार डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, ठीक है। एनकरेज, हमेशा बच्चों को एनकरेज करना कि वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अगर बच्चे पूछ रहे हैं तो वहीं से पता चलता है कि आपका क्वालिटी भी गुड है, इफेक्टिव क्वालिटी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे बुक से। कोलाबोरेटिव लर्निंग रेफर्स टू विच काइंड ऑफ लर्निंग? कोलाबोरेटिव का मतलब होता है कोलाबोरेट, मतलब मिलके करना, सहयोग, ठीक है। दो लोग मिलेंगे तभी सहयोग होगा। तो पेयर होगा तो भी सहयोग है, या कोलाबोरेशन है। एक दो आदमी करते हैं तो भी कोलाबोरेशन है, मोर देन 2 करते हैं, ग्रुप में करते हैं तो भी कोलाबोरेशन है, इसलिए 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है हमारे बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन? दिस इज ऑल्सो ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है हमारे स्टडी मटेरियल से। मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत बार बताया था। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? जहाँ पे सब लोग को इंक्लूड करते हैं, भले ही वो लाइक फिजिकली हैंडीकैप हो, गर्ल हो, बॉय हो, किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, अगर हम उसको इंक्लूड करते हैं तो उसको बोला जाता है इंक्लूजन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, सबको एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सेग्रीगेट नहीं करते, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, सबको हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। डायरेक्टली हमारे बुक के अंदर ये सब चीज़ है। ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था, मैं बहुत बार आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहा है UGC कब बना था? UGC विच ईयर UGC वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। UGC तुम्हारा एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ये इसका जो तुम्हारा आंसर है, UGC का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है तुम्हारा 1956, ठीक है। 1956 को UGC जो है एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द UGC बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर। कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बाय व्हिच एक्ट अगर तुमको यहाँ पे बोल रहा है तो क्या होगा इसका आंसर? बाय व्हिच एक्ट। देखो मैं साथ ही साथ ना इसमें गूगल कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये देखो, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक्ट 1956 है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक्ट 1956 है, तो 1956 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने इसको वेरीफाई कर लिया गूगल पे सर्च करके, आप खुद इसको देख सकते हो। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है आपका 1956 है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक्ट। इसका एक्ट का नाम ही है UGC एक्ट 1956, नवंबर में आया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए क्रिएटिव लर्नर इज वन, ए क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बारे में भी हम डायरेक्ट जो है हमारे बुक्स के अंदर है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है डिजिटल लर्निंग के बुक से। द क्रिएटिव लर्नर इज वन हु इज टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। खाली मतलब ड्राइंग पेंटिंग से टैलेंट होने से आप क्रिएटिव नहीं हो, ठीक है। हाईली इंटेलिजेंट होने से क्रिएटिव हो कि नहीं? तो खाली हाईली इंटेलिजेंट होने से भी आपको क्रिएटिविटी पता नहीं चलता, इंटेलिजेंस किस चीज़ में हो पता नहीं चल रहा है। खाली गुड मार्क्स लाने से भी आपको क्रिएटिव हो पता नहीं चलेगा। क्रिएटिविटी क्या होता है? जिसमें आप लाइक कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो, ठीक है। लाइक यू आर टैलेंटेड
इन ड्राइंग, पेंटिंग, सब कुछ, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बट ये सब जो है तुम्हारा क्रिएटिविटी को नहीं दर्शाता, ठीक है। जो इंसान, जो बच्चा गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है अपने सामने, जो इनोवेटिव वे में उन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वही स्टूडेंट, वही लर्नर जो है क्रिएटिव लर्नर होता है। तो गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो सकता है एंड वो कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सकता है दैट मीन्स वो एक क्रिएटिव है एंड वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो इनोवेटिव वे में उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा तुम्हारा करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोल रहा है वाइल राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड टीचर कैन यूज एनी कलर, ठीक है। ऑन ग्रीन बोर्ड टीचर कैन राइट विथ वाइट चॉक, ठीक है। बोथ 1 and 2 करेक्ट, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। देखो पहला चीज़ ये है कि ये सही है कि ग्रीन बोर्ड पे या वाइट चॉक पे लिख सकते हो, लिखते भी हैं प्रैक्टिकली, ये हमने देखा भी है। लेकिन वाइट बोर्ड में आप एनी कलर में लिख सकते हो, ये गलत है, क्योंकि वाइट बोर्ड में पर्टिकुलर कुछ ही कलर अच्छे से दिखेगा बच्चों को। बच्चों के लिए जो कलर क्लियरली विजिबल नहीं है, जहाँ पे विजिबिलिटी का इशू है, उस कलर को आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर यूज करते हो, लाइक आप जो है येलो यूज करते हो, या आप फॉर एग्जांपल ऐसा कोई भी लाइट कलर यूज करते हो, तो लास्ट बेंच तक वो नहीं दिखेगा बच्चों को। तो इसीलिए हम कोई भी कलर यूज कर सकें, जो बोल रहा है ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, एक इफेक्टिव क्लासरूम में द स्टूडेंट्स कॉम्पीट विद देयर पीयर टू स्कोर हायर मार्क्स, टीचर जस्ट लेक्चर एंड डू नॉट एंटरटेन द स्टूडेंट्स, टीचर एनकरेज पीयर डिस्कशन, द स्टूडेंट्स पैसिवली फॉलो। देखो मैंने पूरा पढ़ाया है, ये भी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारे डिस्टेंस लर्निंग से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। देखो जहाँ पे पैसिवली बोल रहा है, जस्ट लेक्चर बोल रहा है, डू नॉट एंटरटेन बोल रहा है, मैंने आपको बोला था एंटरटेन एक कीवर्ड है, डू नॉट एंटरटेन, आप उसको क्या करोगे, आप उसको पहले एलिमिनेट कर दोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। टीचर एनकरेजेस प्योर डिस्कशन, बिल्कुल सही है। कंपटीशन उतना हम लोग नहीं लेते हैं, एनकरेजमेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट्स कॉम्पीट विद देयर प्योर टू स्कोर हायर मार्क्स, इससे कुछ फ़ायदा ज़्यादा होने नहीं वाला है, प्योर डिस्कशन से ज़्यादा उनका नॉलेज का एनहांसमेंट होता है। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज वन विच इज़ अकॉर्डिंग टू बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम जो है विच इज़ इन अकॉर्डेंस टू वर्ड है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट्स है कि नहीं, बिल्कुल है। एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स है कि नहीं, बिल्कुल है। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया था स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो हमारा बुक, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ में आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस में तो ये चीज़ मैं 1000 से भी ज़्यादा बार डेफिनेटली आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर, सोसाइटी सेंटर, हर दिन मैं बोलता रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, C and D विल बी द करेक्ट आंसर। A, C and D। देखो क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करता, ये स्टूडेंट सेंटर है तो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल एक्सप्रेशन कैन बी फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ। ओरल एक्सप्रेशन मतलब आप कुछ बोल रहे हो, बोल के कुछ पढ़ा रहे हो, तो वो किससे फैसिलिटेटेड हो सकता है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति की सहायता से डैश को सुगम किया जा सकता है, मतलब किस चीज़ को ईजी बना सकते हो आप। ओरल एक्सप्रेशन कैन बी फैसिलिटेटेड विद, देखो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर मेथड में। लेक्चर हो या सेमिनार मेथड हो तो उसमें इतना ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक तरह से एक्टिव एंगेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेबोरेटरी मेथड भी जो है ये भी क्या होता है, ये भी थोड़ा टीचर सेंटर मेथड होता है। ये भी क्या होता है, टीचर सेंटर होता है। यहाँ पे लैब में टीचर पहले दिखाएंगे, फिर बच्चे उसको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो जाता है। तो बचता है सिर्फ 2 ऑप्शन, डिस्कशन एंड फील्ड विजिट। ये दोनों एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों का, बच्चे अच्छे से जो है इसको समझ पाते हैं। फील्ड विजिट में रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर पाते हैं, डिस्कशन मेथड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो B and E विल बी द करेक्ट आंसर। जिसने किया है B and E वो बिल्कुल सही किया। इनफ्लिवनेट क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये भी हमने डिस्कस किया था, ये लास्ट प्रीवियस ईयर PYQ डिस्कशन में हमने ये सब चीज़ डिस्कसन किया था, मतलब लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें डिस्कसन किया था, ठीक है ऑलरेडी। तो इनफ्लिवनेट मैंने आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। INF फॉर क्या है तुम्हारा इन्फॉर्मेशन, LIB फॉर तुम्हारा है लाइब्रेरी, NET फॉर है नेटवर्क। इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में,
ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर रेफर्स टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कशन हमने किया है। सेल्फ रेगुलेशन, खुद से खुद को रेगुलेट करना, ठीक है, तो क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर देम सेल्फ डिफेंस नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर के केस में रेगुलेशन करना इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग देयर ओन लर्निंग, खुद के लर्निंग को खुद मॉनिटर करना, ठीक है। कुछ लोग क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर देमसेल्फ भी किए होंगे, लेकिन रेगुलेशन जो है ना वो क्या होता है, नियम बनाना होता है। क्रिएटिंग रेगुलेशंस फॉर देमसेल्फ का मतलब है अपने लिए नियम बनाना। यहाँ पे कोई नियम बनाना नहीं है, जो जिसने रेगुलेशन वर्ड को देख के यहाँ पे कर लिया, यहाँ रेगुलेशन का मतलब अलग है, यहाँ रेगुलेशन का मतलब अलग है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को रेगुलेटेड रखना अलग बात है, अपने लिए नियम बनाना अलग बात है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। बहुत बार हमने डिसीजन लर्निंग के क्लासेस में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, लाइव क्लासेस में जो गूगल मीट के थ्रू होता है। हमारे टेस्ट सीरीज में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में भी ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस में आपको ये सबको अरेंज करना है। देखो सबसे पहला चीज़ क्या करोगे आप, इनमें से पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला है। रिलेटिंग द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज, ये पहला है या नहीं है देखो। इवैल्यूएशन लास्ट में करते हैं, रीटीचिंग पूरा लास्ट में करते हैं, लिस्टिंग ऑब्जेक्टिव पहले करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल उसके बाद। देखो पहला क्या होता है, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव को लिस्टिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव को लिस्ट करने के बाद हम क्लास में जाएंगे पढ़ाने के लिए। पढ़ाते टाइम बच्चों से हम लोग लाइक उनका प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज के साथ लिंक करेंगे। मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ अपने क्लासेस में ये चीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिंक करने के बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन करने के बाद हम जो है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल करेंगे, ठीक है। पढ़ाने के बाद, ये प्रेजेंटेशन लर्निंग मटेरियल का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे बच्चों ने सही से समझा या नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो लास्ट में रीटीच करेंगे। इसका मतलब DAEBC जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। DAEBC थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया होता है एक रीडिंग ऑर्डर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे बुक से। बी गिवन ओनली वोकेशनल ट्रेनिंग, नहीं। नॉट बी गिवन एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTA एक्ट के अंदर आता है, सबको एजुकेशन देना है, ठीक है। बी एडमिटेड इन सेपरेट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल RTA एक्ट के खिलाफ है। RTA एक्ट 2009 में बोलता है सबको एजुकेशन देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, तो इंक्लूडेड यहाँ पे बोल रहा है, मतलब ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। बी इंक्लूडेड इन रेगुलर स्कूल विथ स्पेशल प्रोविजन, जो सिंपली RTA एक्ट का इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट का तुम्हारा पार्ट है। तो चिल्ड्रन स्पेशल नीड को हम इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत रेगुलर स्कूल में डालेंगे, उनको स्पेशल प्रोविजन भी प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। एज पर NEP, FLN स्टैंड्स फॉर, बहुत बार डिस्कशन किया मैंने। NEP का सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अपलोड किया था, उसमें से देखो एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। इसका है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर मैंने दिया था, उसमें से ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन थिंकिंग। थिंकिंग के लिए लीस्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो रीजनिंग क्या होता है, तर्क करना, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है, तर्क करना। मेमोरी आपको चाहिए कोई चीज़ को सोचने के लिए, आपके दिमाग में वो चीज़ रहना चाहिए। रिकॉल भी आप कर पाओगे तो आप अच्छे से सोच पाओगे। लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम आपका थिंकिंग के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो आइडेंटिफाइंग इज प्रॉब्लम इज ए फर्स्ट स्टेप, ये बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट स्टेप बोल सकते हो। आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बट ये जो बाकी तीनों जो ऑप्शन है तुम्हारा, रीजनिंग है, मेमोरी और रिकॉल है, दे आर एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। दिमाग में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने के लिए आपका मेमोरी, आपका रिकॉलिंग आपको हेल्प करता है। कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपका रीजनिंग पावर आपको हेल्प करता है। नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपका रीजनिंग पावर हेल्प करता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको हेल्प करता है। विदाउट रीजनिंग, मेमोरी एंड रिकॉलिंग आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते या थिंकिंग नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफाई करना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके बारे में अच्छे से सोचना वही कर सकता है जिसका मेमोरी बहुत अच्छा हो, जो तर्क बहुत अच्छे से करता है, रीजनिंग जो बहुत अच्छा करता हो, या जो रिकॉल बहुत अच्छा करता है, वो जो है अच्छे से सोच सकता है। तो इसका आंसर जो तुम्हारा हो जाएगा, लीस्ट बोल रहा है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज द लीस्ट वन, ठीक है। चारों है लेकिन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडेंटिफाई कोई भी कर सकता है, सॉल्व करना या सोचना उसके बारे में डिफिकल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीचिंग स्किल, इसमें से कौन कौन सा टीचिंग स्किल है। देखो मैंने बोला था पनिशमेंट जहाँ लिखा होगा उसको काट देना, सिंपली पनिशमेंट को आपने काट दिया। ये सब हमारा डायरेक्टली स्टडी मटेरियल का पार्ट है टॉपिक 5 में, ठीक है।
टॉपिक 5 जहाँ पे इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, टॉपिक 4 या टॉपिक 5 है, देख लेना, हमारे बुक का पार्ट है जिसमें इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप में मैंने आपको पढ़ाया था, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल में मैंने आपको पढ़ाया था ये सब स्किल, टीचिंग स्किल जो हम बोलते हैं, जो माइक्रो टीचिंग में मैंने आपको पढ़ाया था ये सब चीज़, ये सब है। क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, बहुत सारा 17 स्किल मैंने आपको बताया था। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा, ACD। ठीक है, जो बुक्स नहीं लिए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक होगा, एक बार देख लेना बुक हमारा कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर, दिस रिसर्च इज कॉल्ड। ये जो रिसर्च होता है ना, ये क्या करता है, रिलेटिवली इफेक्टिवनेस के ऊपर डॉक्टर देख रहे हैं। ठीक है, तो रिलेटिव इफेक्टिवनेस को जब देख रहे हैं इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 2 ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सा इफेक्टिव है, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, दिस विल बी व्हाट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा। ठीक है, वो क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं 2 ड्रग के ऊपर, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कौन सा अच्छा हो रहा है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल तुम्हारा स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए PET टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वांट्स स्टूडेंट्स टू improve his or her fielding skill in the games of cricket, which of the one of the following strategy of the teacher would best help the students to achieve the goal। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बच्चा किसी को गेम में इम्प्रूव कराना कोई टीचर किसी बच्चे को गेम में इम्प्रूव कराना चाहते हैं क्रिकेट में, तो वो क्या करेंगे, उस बच्चे को क्या करेंगे, उस बच्चे को वहाँ पे बोलेंगे कि आप किस तरह से फील्डिंग करोगे, डेमोस्ट्रेट कराएंगे। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि डेमोस्ट्रेट करने के बाद बच्चा फिर खुद से प्रैक्टिस करता है उस चीज़ को, पहले देखेगा फिर खुद से प्रैक्टिस करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फील्डिंग बताने से खाली नहीं होगा, एक्सप्लेनिंग द रीज़न खाली लॉजिक बताने से नहीं होगा, या आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड ऑन बुक्स ऑन फील्डिंग इससे भी नहीं होगा। आप खुद जब दिखाओगे बच्चों को तभी बच्चा अच्छे से फील्डिंग कर सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव एजेंसी, डायरेक्ट हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे कोचिंग से। तो स्पोर्ट्स क्लब में बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है क्योंकि वो गेम खेलता है, अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। इको क्लब में भी लोग रहते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फैमिली में भी लोग रहते हैं, आप वहाँ उनके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हो। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी में अकेले जाके खुद बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आप जो है एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, आप पैसिवली इन्वॉल्व हो। सो दैट्स वाई पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन तुम्हारा है पब्लिक लाइब्रेरी, बाकी ये तीनों तुम्हारा एक्टिव है, एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ टीचर्स डील विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट अटेंटिव इन क्लासरूम। पनिशमेंट को काटना है हमेशा, मैंने आपको बोला है। ठीक है, पनिशमेंट को आप क्या करोगे, आप पनिशमेंट को रिमूव करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आस्किंग देम टू गो आउट ऑफ द क्लास, ये भी नहीं करोगे। ठीक है, गिव देम ए लॉट ऑफ होम, ये भी लॉजिकल नहीं है, लॉट ऑफ क्लास वर्क दे दिया। टॉकिंग टू देम टू आइडेंटिफाई दर प्रॉब्लम इज द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, कोई बच्चा अटेंटिव नहीं है तो पूछो क्यों अटेंटिव नहीं है, उसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करना इज द बेस्ट वे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडिविजुअल डिफरेंस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंस को हम क्यों यूज करेंगे क्लास में, हिंड्रेंस है क्या, बिल्कुल भी हिंड्रेंस नहीं है। हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही है। फेलियर है क्या टीचर का, बिल्कुल भी सही नहीं है। टीचर जो इंडिविजुअल डिफरेंस इतना अच्छे से हैंडल करते हैं उतना प्रोग्रेसिव टीचर वो बन सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है टीचर खुद प्रोग्रेसिव है, मतलब टीचर फेल नहीं है, फेलियर ऑफ टीचर नहीं है ये। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, ठीक है, देखो ये भी गलत है क्योंकि हमको बच्चों को अलग अलग करना है, तो फिर इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या फ़ायदा। इंडिविजुअल डिफरेंस से बच्चे और ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं क्योंकि सबका मेंटेलिटी अलग अलग होता है। तो 40 बच्चे हैं, 40 अलग अलग मेंटेलिटी, 40 अलग अलग वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव क्लासरूम। तो इंडिविजुअल डिफरेंस प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एनकरेज किया जाता है एंड इसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान किया जाता है कि अलग अलग बच्चे हैं तो उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, इस ऐसा कौन सा मेथड इस्तेमाल करें जिससे सारे बच्चे समझ पाएँ, टीचर पहले से प्लान करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किया टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, रीजनिंग का ऑलरेडी अवेलेबल है, इंग्लिश का अवेलेबल करा देंगे बहुत जल्दी। तो कितना मार्क्स आया आउट ऑफ 60 मुझे इन्फॉर्म करना है कम्युनिटी सेक्शन में, सॉरी हाँ कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट में कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करना कि आउट ऑफ 60 टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स रहता है पर क्वेश्चन, तो 60 से आपको कितना मिल रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 2024 के लिए हमने RIC 2024 के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आते हैं, लास्ट 2-3 ईयर से आप देख पाओगे। स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी मिलेगा पूरा। ठीक है, PDF पढ़ने से डिस्टर्बेंस होता है तो हम हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा एंड आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा। कंप्लीट कोर्स का जो प्राइस है उसमें अभी
अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अगर आप 15 जुलाई से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर में प्राइस कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम प्राइस है विथ स्टडी मटेरियल। अगर 8 महीने का एक कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं ध्रुवा बैच, ठीक है, ध्रुवा बैच जो आपका फरवरी लास्ट तक जो कोर्स चलेगा, दैट इज़ ध्रुवा बैच। इसको अगर ज्वाइन करते हो तो पूरा 8 महीने का कोर्स आपका सिर्फ क्या है, 4,000 रुपया है। मतलब हम 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से कोर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अभी एक साथ ज्वाइन करते हो, पूरा एक साथ पे करते हो तो 4,000 में आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा। 2,000 रुपया का खाली मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज है, वो इसके साथ आपको फ्रीली मिल जाएगा अगर पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ लेते हो। एंड अगर आप मंथली बेसिस पे लेते हो तो 500 रुपीज़ पर मंथ है, उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल का 1,500 रुपया एंड टेस्ट सीरीज का 500 रुपया आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी फर्दर ऑफर रहेगा, थोड़ा और कम होगा, लेकिन एक साथ लेने से आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 6,000 रुपये आपको लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4,000 में आपको ध्रुवा बैच का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये 8 महीने का कोर्स है। इसके बाद क्रैश कोर्स होगा जो ऑप्शनल है, जो चाहे क्रैश कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है उसके लिए पेमेंट करके। लेकिन एक कंप्लीट बैच भी है जो पूरा 1 ईयर बैच है, ठीक है। 1 ईयर बैच है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है हमारा, जिसमें हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को पर स्ट्रीम पढ़ाएंगे, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से गाइडेंस करके इनको जैसे सीड मिलेगा पूरा, उसके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। 1 ईयर बैच जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर 50 बैच, ठीक है। सुपर 50 बैच 50 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। इसका जो कंप्लीट अभी अर्ली बर्ड ऑफर प्राइस है जुलाई 15 तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो है 5,500 रुपीज़। इसमें स्टडी मटेरियल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है। ये पूरा 12 महीने का कोर्स है, इसमें पूरा 11 से 12 महीना तक का आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। पूरा 1 साल का कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाता है। तो आप डेफिनेटली 1 ईयर बैच को चूज करना, ठीक है। अगर आपको बैच लेना है तो आप इस नंबर 7327813135, ठीक है, 7327813135 पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।